अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, उन सभी को मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं हफीज़ुर रहमान पॉडकास्ट। आप ये तमाम जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर मैं नॉर्मली जो पॉडकास्ट में जो करता हूँ, उसमें मैं इंडस्ट्री से, एकेडमिया से जो जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, मैं उनको इनवाइट करता हूँ और उनसे हम कुछ अपनी जो है उनसे कुछ जो उनकी विजडम है, जो उनका एक्सपीरियंस है, उनसे हम कुछ चीज़ सीखते हैं। आज जो मेरे पास जो मेहमान मौजूद हैं, जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं, उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, वो हैं एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के वो एक्सपर्ट हैं और बाहर से उन्होंने अमेरिका से उन्होंने जो है कुछ सर्टिफिकेशंस, कुछ अपनी डिग्रीज़ उन्होंने कंप्लीट की हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से। इस वक़्त आजकल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उड़ान पाकिस्तान के। आइए उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से, ठीक ठाक हैं सर? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मदऊ करने के लिए। थैंक यू। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर आपने आके जो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे लिसनर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो आपके एक्सपीरियंस से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, मुझे उम्मीद है। क्योंकि अब हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आसिम साहब, हम ये चाहेंगे कि आप थोड़ा सा पहले अपनी एक्सपर्टीज़ के बारे में ज़रा बताइए कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जब मैं आपका देख रहा था लिंक्डइन पे, मैं प्रोफाइल जब आपका मैंने चेक किया था, देख रहा था मैं, तो उसके अंदर आपका मुझे जो बड़ी अच्छी चीज़ लगी वो ये लगी कि आपने जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं आप। थोड़ा सा बताइए कैसे फील्ड के अंदर आप कैसे आए, आपका कैसे रुझान बना? थोड़ा सा ज़रा अपना बुनियादी जो आपका सफ़र है एजुकेशन का, वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। बहुत शुक्रिया आपका दावत देने के लिए। और यहाँ पे इस मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम इदारा है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है ICMA, यहाँ पे मदऊ करने के लिए कि मुझे जो इसे देखने का मौका भी मिला और आपसे इतनी अच्छी गुफ्तगू भी हो रही है मेरी। जहाँ तक मेरा आने का ताल्लुक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फील्ड में, तो मैंने LLB ऑनर्स किया बुनियादी तौर पे, दैट इज लीडिंग टू LLM, और मेरा मेजर जो था वो कॉर्पोरेट लॉ था, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट लॉ। तो उसके बाद जो है इत्तेफाक से मुझे ऑफर आई यूनिवर्सिटी में, अभी तक मेरा आखिरी सेमेस्टर था, कि मुझे ऑफर आई एक मल्टीनेशनल कंपनी थी US बेस्ड। तो वहां से उसे मैंने एज ए मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर ज्वाइन किया। अब जो ही मैंने मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर के तौर पे ज्वाइन किया, तो उनके पास यूनाइटेड स्टेट्स के प्रोजेक्ट भी थे, उसके बाद मिडिल ईस्ट के प्रोजेक्ट्स भी थे। बेसिकली ये IT सोल्यूशन प्रोवाइडर्स एक ऑर्गेनाइजेशन थी, और उसमें ये था कि मुझे चॉइस थी कि आपने किस तरफ जाना। ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं जिस प्रोजेक्ट पे स्टार्ट में हायर हुआ था, तो उसमें मेरी एक इक्वेशन डेवलप हो चुकी थी क्लाइंट साइड से भी, और यहाँ पे जो मेरी टीम थी जिससे मैं काम ले रहा था उनसे भी। और मैं, जैसे मैंने कहा कि शुरू में मेरा काम जो था मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर के तौर पे था, और उसमें जो मेरा मेन काम था वो ये था कि क्लाइंट साइड से मैंने लिजॉन करना है, और अपनी टीम उनसे मैंने बेसिकली प्रोटोटाइप्स बनाने और मुख्तलिफ जो क्लाइंट्स हैं मिडिल ईस्ट के, उनके सामने मैंने जो है वो प्रेजेंट करने हैं, ताकि हम वो प्रोजेक्ट बिल्ड करके तो ले सकें। और ज्यादातर प्रोजेक्ट जो थे वो कुवैत में थे, और उसमें भी पब्लिक सेक्टर जो था उसका वहां के। तो उसमें मुझे पहला प्रोजेक्ट जो उन्होंने बाकायदा कोई तकरीबन 2 से 3 महीने बाद उन्होंने कहा जी आप प्रोजेक्ट के ज्यादा हमें लगते हैं, प्रोजेक्ट में जो क्लाइंट साइड है उसमें बजाय से कि हम आपसे मार्केटिंग का काम लें या प्री सेल्स का काम लें, आप ज्यादा हमें लगता है कि सर्विस डिलीवरी और इम्प्लीमेंटेशन साइड की है। तो इस हवाले से जो हमारे जो उस वक्त के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे अरशद साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट पे भिजवाया कुवैत में एज ए बिजनेस एनालिस्ट, और बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे मैं वहां पे गया। तो वहां पे मैंने एक चीज की जरूरत महसूस की कि मेरा चूंकि पस मंजर जो है अगरचे इंटरनेशनल कॉर्पोरेट लॉ का है, लेकिन अब IT के प्रोजेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की ऑटोमेशन करनी है, तो लिहाजा मुझे इसमें कुछ करना चाहिए। और मैंने अरशद साहब से बात की, और जो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव थे अमजद साहब, उनसे मैंने ये गुजारिश की कि मुझे इस हवाले से मौका दिया गया ताकि मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकूं और एनहांस कर सकूं। तो दे वर वेरी काइंड। उन्होंने मुझे जो वो सबसे पहले तो Prince2 की सर्टिफिकेशन करवाई, जो कि दुबई से होती है, और ये बेसिकली प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, इसे Prince2 कहते हैं।
یہ यूके का स्टैंडर्ड है, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्टैंडर्ड है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और आप पीएमपी करते हैं, तो यूके में अगर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं आप प्रिंस 2 की तरफ जाते हैं। और वो उस वक्त प्रिवेल कर रहा था, खासतौर पे हमारी जो मिडिल ईस्टर्न मार्केट थी उसके अंदर। तो मैंने वो किया, उससे मुझे आईटी प्रोजेक्ट और ओवरऑल जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट है उसकी के हवाले से काम करने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। फिर मैंने जो है जो केस से मैंने जो है वो बाकायदा तौर पे पीजीडी किया। वहां पे जो है ये बेसिकली इसका यूईटी टेक्सला का एक जो है वो इदारा है केस, जिसमें जो है वो ये है सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज इन इंजीनियरिंग। तो उसमें मुझे जो है वो आईटीएम यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का मौका मिला। मैंने वहां से पीजीडी मुकम्मल किया और साथ ही साथ फिर मैंने जो है वो पीएमपी की तैयारी शुरू कर दी। तो यूं मैं जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आया और ये मैं सारा कुछ कर रहा था साइमल्टेनियसली। एक तरफ मैं प्रोजेक्ट देख रहा था। अच्छा, यूं ही मैंने जो है वो विद इन तकरीबन 2 से 3 साल के दौरान सारा कुछ कंप्लीट किया, तो मुझे मिडिल ईस्ट के जितने प्रोजेक्ट थे उसका मुझे हेड ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड सर्विस डिलीवरी मुकर्रर कर दिया गया। तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी। और उसी ऑर्गेनाइजेशन ने बाद में मुझे ये वो कुछ सिंगापुर के प्रोजेक्ट के ऊपर भी डिप्लॉय किया और उसके बाद फिर मैं पब्लिक सेक्टर पाकिस्तान का हुकूमत पंजाब के साथ कुछ अच्छा काम किया। उसके बाद मैं यूरोपियन इंस्टीट्यूट फॉर एशियन स्टडीज फॉर उसमें एज ए रीजनल कोलैबोरेटर जो है वो फॉर साउथ एशिया मैं उसमें चला गया और मेरा मेजर वहां पे जो था वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था और जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम मुख्तलिफ मुल्कों के था, पाकिस्तान का है, इस तरह से जो फंडेड प्रोग्राम्स होते थे उनको एनालाइज करना, डेटा एनालिटिक्स और ये इस तरह की चीजों में मैं चला गया। तो ये मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका मैंने देखा है कि आपने जो भी अपने एकेडमिकली आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अलावा आपने आपकी गुफ्तगू में मुझे नज़र आया एक और चीज़ भी आपने बात की, बिजनेस एनालिटिक्स की भी आपने बात की, जो कि आजकल बड़ी डिमांडिंग फील्ड है, और आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से भी बात की माशाल्लाह से। तो काफ़ी आपका वर्सेटाइल आपका एक्सपोजर लग रहा है मुझे। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि ये बताइए सर, आपके ये जो आसिम साहब, ये जो आपका उड़ान पाकिस्तान है, इसका थोड़ा सा जरा विजन को जरा आप हमें इसका बताएं कि व्हाट इज द विजन ऑफ उड़ान पाकिस्तान। अच्छा, और क्या ये पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक जो डेवलपमेंट प्लान है उसको किस तरीके से ये स्ट्रेंथन कर रहा है, प्लीज। अच्छा, उड़ान पाकिस्तान से पहले मैं थोड़ी सी एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं वजारत मंसूबाबंदी में एज ए हेड ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन हूँ और उड़ान पाकिस्तान एक अलग इनिशिएटिव है। ठीक है। अच्छा, अब जो है चूंकि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एक अलग डोमेन है और इसका किसी पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है उस तक ये महदूद नहीं होता, बल्कि इतना भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, फेडरल गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है, इसने उसी के लिए काम करना होता है। उसके ऊपर उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन है, स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट है, ये सब कुछ करना होता है। तो इसलिए प्रोजेक्ट उड़ान जो है एक हमारा इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान को टेक ऑफ करना। और टेक ऑफ करने का जो हमने इसको इंटरप्रेट किया है वो यूं किया है कि पाकिस्तान को 2035 तक हम जो है हम 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाएंगे और 2047 तक जब पाकिस्तान अपनी 100 साल तकरीबात का इनकाद कर रहा होगा और पाकिस्तान की उम्र इंशाल्लाह 100 साल हो चुकी होगी, उस वक्त पाकिस्तान जो है 3 ट्रिलियन डॉलर या इससे ऊपर की इकोनॉमी और मैशत में ढल चुका होगा। तो ये हमारा जो है वो मजमूई इसका विजन है। अब इसमें हम कहते हैं कि पाकिस्तान टेक ऑफ करे, तो उसके लिए हमने एक 5 ईज फ्रेमवर्क तश्कील दिया, जिसमें हमारा जो सबसे पहला ई है वो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो हम लोग एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा लैग करते हैं बाकी अक़वाम से। इसकी मिसाल मैं यूं दूंगा कि आज से अगर 1.5 साल पहले की आप अगर स्टडी मुलाहिजा फरमाएं तो पाकिस्तान में 56 समथिंग तकरीबन 57% जो थी आपकी इम्पोर्ट थी और एक्सपोर्ट 27.7 या समथिंग। तो इसका मतलब है कि आधी। तो आपको जो है करंट अकाउंट डेफिसिट का इसमें सामना करना पड़ता है, आपको इस हवाले से जो है वो तिजारती खसारे का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से आपके पास जो है जो डॉलर आने चाहिए आइडियली एक्सपोर्ट के बाद, आप जो है इतना डॉलर कमाते नहीं है
जितना कि आप इंपोर्ट करते वक्त खर्च कर जाते हैं। अगर मैं एक एनक इंपोर्टेड यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ये पैसा मैंने जो है पाकिस्तान को नहीं दिया, किसी और को दे दिया। तो इसमें हम लोग खुद एक जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो इसकी जो है वो एक अगर होलिस्टिक बात की जाए तो इसमें हमने एक तरफ माहौल साजगार बनाना है कि पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो, इसमें इंडस्ट्री के लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट करना है। इसी तरीके से जो इंडिविजुअल्स हैं या जो छोटे जो पैमाने पे कारोबारी हजरात हैं उनके लिए हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करनी है। इसी तरीके से हमने जो है यूथ के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है। तो अगर जो वो इन सारी चीजों को देखें तो हम लोगों ने जो इसका हदफ 2029 तक का जो माली साल होगा 2028-29 उसमें $60 अरब का जो है एक इंतहाई हकीकत पसंदाना किस्म का हदफ रखा है। क्योंकि अभी जो है बहुत सारी प्रोसीजरल बॉटलनेक्स है जिनसे हमने गुजरना है और जिन्हें जो है वो हमने इन हर्डल को सरपास करना है, गुजारना है। तो इसके बाद हम इस काबिल होंगे कि हम तो इसलिए 5 साल का अर्सा दायी तौर पर है। फिर आप देखें कि हमारा जो है एक्सपोर्ट की जब बात करते हैं तो चंद शोबे हैं जिनके ऊपर आपका सारा बर्डन हम जो है वो इसको वसी करना चाहते हैं। मसलन अभी तक जो है वो पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की बात करता है जिसमें ग्लोबली बहुत ज्यादा कंपटीशन आ चुका है और पाकिस्तान के अंदर जो है बिजली बहुत महंगी है और इसलिए आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाती है। इसी तरीके से बहुत सारे जो है वो हमारे रेगुलेटरी इश्यूज हैं जो कि हमारा एक्सपोर्टर और हमारा मैन्युफैक्चरर दोनों वो फेस करता है। चाहे आपको जो है वो लोकल कोई मशीनरी लगानी है उसके लिए प्लांट्स आते हैं उसमें मुश्किलात हैं, जब उनके जरिए आप जो है वो कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं बाहर भेजनी है तो भी मुश्किलात हैं। तो इसलिए हम लोग जो है ये माहौल साजगार बनाने के लिए स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट कर रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, उनकी आराम ले रहे हैं ताकि जो है वो हम बेहतर और मुनासिब मौके भी और एक साजगार माहौल पैदा कर सकें। फिर जो वो दूसरा ही आपका आ जाता है एनर्जी से मुताबिक। एनर्जी जैसे हमने पहले कहा कि बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट है आपकी ग्रोथ में। आप जो है जब ग्रोथ की बात करते हैं तो उसमें आप ये देखें कि आपके पास इस वक्त बिजली की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप पैदावारी सलाहियत की बात करें तो पाकिस्तान तकरीबन जो है 25,000 मेगावाट पैदा कर सकता है, लेकिन अमली तौर पे ग्राउंड रियलिटी क्या है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो 12,000 से ज्यादा का बोझ सहार नहीं सकता। इसी तरीके से जो है आपका जो रिकवरी रेट है वो बहुत कम है। बिजली का रेट क्योंकि ज्यादा है, महंगी है, लोग जो है नाजायज जरा भी इस्तेमाल करते हैं। अब गर्मियों में कोई बैठ तो नहीं सकता बिजली के बगैर, लेकिन वो बिजली चोरी होती है अल्टीमेटली और इसका इलाज भी है कि बिजली सस्ती हो। तो हमने जो है इंडस्ट्री को सामने रखते हुए, डोमेस्टिक यूजर को सामने रखते हुए कुछ अहदाफ तय किए हैं। एक तो ये कि हम जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। एक्सपेंशन के साथ साथ जो है हम उसको फुल प्रूफ बनाएंगे कि वो शुरू से टेक्नोलॉजिकली इतना जो है वो रिच हो कि उसमें जो है ये छोटी छोटी जो चोरियां हैं और बड़ी किसी चोरी इसका कोई एहतमाल न रहे। तो फिर जो है आपके यहाँ जो एक्सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी रुकावट है बिजली का महंगा होना। आप देखें पूरे रीजन में 36% हमारी बाकी ममालिक की निस्बत 36% जो है हमारी बिजली महंगी है। तो आप जो है वो इसमें हमने ये तय किया है कि एक तो ये कि एनर्जी के जो मुतबादिल ज़राए हैं जो करंट हम इस्तेमाल उनको मुतबादिल ज़राए से पैदा करेंगे। उसके बाद हम बिजली जब मुतबादिल ज़राए से पैदा कर रहे होंगे तो हम उसे ग्रीन एनर्जी की बात करें, इको फ्रेंडली एनर्जी, जो कि आपके यहाँ पाकिस्तान इज द थर्ड मोस्ट वल्नरेबल कंट्री इन द वर्ल्ड सब्जेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं सबसे ज्यादा मुतासिर पाकिस्तान का। आप देख लें 2022 में सैलाब आया, आपके यहाँ उससे पहले लग रहा था कि बहुत बड़ा कहर है, बारिशें नहीं हो रही। जब बारिशें हुई उन्होंने तबाही मचा दी। तकरीबन $30 अरब का आपको खाली जो है वो एक बारिश का जो स्पेल था चंद दिनों का उसने आपको नुकसान कर दिया और उसके लिए आप आलमी इमदाद के तलबदार। आप मुख्तलिफ फोरम्स पे गए और आपके साथ मुख्तलिफ ममालिक ने कमिटमेंट्स की। किसी ने लॉन्ग टर्म प्लान, किसी ने लॉन्ग टर्म जो लोन थे उनकी बात की, किसी ने ग्रांट्स की बात की और जो $11 अरब के जो वादे थे उनमें से $4.3 अरब के जो है मटीरियलाइज हुआ। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह
कि हमारे यहाँ जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और हमारे यहाँ हर वक्त ये कियोस्क की सूरत हाल, ये सारे जो है वो बॉटलनेक है, बहुत बड़ी रुकावटें, जिसकी वजह से हमें दुनिया के साथ जो है लेन देन में भी मुश्किलात का सामना है। फिर जो है वो हमारा इंतजामी ढांचा, उसको जो है लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारे इंतजामी ढांचे के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है, शफाफियत लाने की जरूरत है, और इसको क्विक और फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है। इसके लिए हमने जो तीसरा ही है वो बनाया है, उसके हम कहते हैं ई पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में जो है सब कुछ डिजिटलाइज कर, चाहे पेमेंट्स हैं, चाहे टैक्सेशन का सिस्टम है, या आपके जो है वो स्टेट बिजनेस स्टेट कर रही है, प्राइवेट इदारे कर रहे हैं, वो सारे के सारे को आप ऑटोमेट कर, बैंकिंग हुआ जिसके अंदर शामिल, बैंकिंग भी है उसके अंदर, आपके पब्लिक सेक्टर है, पासपोर्ट डिलीवरी है, नादरा और पासपोर्ट, ये सारी चीजें नजर आ रही है। लेकिन देखिए हम इनको मजीद एनहांस कर रहे हैं और मॉडर्नाइज कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजी, ठीक है, उससे हम कर रहे हैं। सही है। तो फिर जो है वो चौथा ही आपका है एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज। अगर आप जो है वो एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज की बात करें तो इसमें जो है आपका फूड सिक्योरिटी भी आ जाता है, इसमें आपका वाटर स्कार्सिटी भी आ जाता है, और इसमें जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं उसमें उनका सबसे ज्यादा असर किसी आपकी ज़राअत के ऊपर पड़ता है। ठीक है, जब ज़राअत के ऊपर असर पड़ने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका पानी भी और आपकी खुराक भी सब जो है वो आपके लिए कल का बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है, और आप जो है किसी वक्त ड्राउट किसी सूरत हाल का सामना करना। और अगर हमने जो है इन देवहेकल मसाइल का जो वो हल आज बैठ के ना निकाला माहिरीन की मदद से और एक संजीदा तर्ज अमल अख्तियार ना किया, तो ऐन मुमकिन है कि आप एक वक्त आए, आज से 2035 तक कुछ ज्यादा दूर नहीं जा रहा, अगर आज किसी सूरत हाल रहती है, अगर बिजनेस एज यूजुअल कंटिन्यू रहता है, तो आप ये चीज याद रखें कि 2035 तक जो स्पेकुलेशंस हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान के अंदर पानी का शदीद बहरान होगा, और ये जो अभी बहरान है ये आपका पेट्रोल से जो आज आपकी कीमतें हैं इनसे भी ज्यादा पर लीटर आपको कॉस्ट करेगा। तो आप मुझे बताएं कि कितना एक अहम काम है जो कि करने की जरूरत है, और जिस पे हमारी तवज्जो अभी तक उस तरह से नहीं थी। तो लिहाजा हमने अपना जो चौथा ई है ये क्लाइमेट चेंज और इससे मुतासिर जो मुख्तलिफ शोबे थे जिनका ताल्लुक हमारी जिस्म और हमारी रूह इसके साथ है, उसकी बहुत तवज्जो मरकूज की। फिर जो आखिरी है वो है एक्विटी एंड एम्पावरमेंट और एंगेजमेंट। अब इसमें जो है वो हमने क्या हदफ है, अमूमी तौर पे कहा जाता है कि जी मुसावात का निजाम कायम करो, लोगों को समाजी इंसाफ दो। ठीक है, हमने इसको बिल्कुल स्पेसिफिक किया, इसको टारगेटेड किया। ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो हमने कहा कि आपकी खवातीन बहुत बड़ा हिस्सा है आप पॉपुलेशन का, लेकिन उनको हम जो है अपनी कुछ रवायात की आड़ में, कुछ हमारे जो समाजी रवैये हैं उनकी वजूहात पे मेन स्ट्रीम नहीं कर पाते। खवातीन के लिए ऐसा माहौल पैदा किया जाए दफातर के अंदर, निजी शोबे के अंदर, सरकारी शोबे के अंदर, अपने मुआशरे में, कि वो आराम से अपना एक हिस्सा और अपना किरदार जो है वो अदा कर सके इस मुआशरे के अंदर। ये मुमकिन नहीं है कि 24 करोड़ की आबादी में 12 करोड़ या 12.25 करोड़ खवातीन हैं, और उन खवातीन को आप अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, एक बच्ची से लेके एक बड़ी उम्र की खातून तक, अगर आपके यहाँ जो वो 10 करोड़ की खवातीन हो, फर्ज करें, इतनी बड़ी तादाद का घरों में बैठना आपकी मईशत में क्या कंट्रीब्यूट, इसका मतलब है कि आपकी मईशत जो है अभी अगर आपका ग्रोथ रेट आज 3 पॉइंट समथिंग है तो वो आराम से 6% तक जा सकता है, अगर आप जब इनको बिल्कुल सही कहें शरीके कार बनाएंगे, शरीके अमल बनाएंगे। इसी तरीके से जो है आपके यहाँ एक बड़ी तादाद यूथ की है, अगर आप जो है वो खवातीन, मर्द और बाकी तमाम लोगों को मिला के, तमाम लोग मिला के उनका अगर तनासब निकालें तो 66% के करीब आपके वो नौजवान है जिन्हें आप यूथ, जो कि 40 साल से कम उम्र की। अब 40 साल से कम उम्र के लोगों को आप जो है अगर मेन स्ट्रीम नहीं करेंगे और उनके ऊपर कोई जो है वो जिम्मेदारियां नहीं डालेंगे और उनको कुछ करने के लिए मौके नहीं फराहम करेंगे तो आप तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि जब 100 साल तकरीबात के लिए मैंने थोड़ी देर पहले बात की, तो किस तरह मुमकिन है कि ये लोग जो है एक अच्छे साजगार माहौल के बगैर, ये पाकिस्तान का 100 साल जश्न है, उसमें यही वली वारिसों की मुल्क यही चला रहे, इन्हीं में से कोई वज़ीर आज़म होगा, तो आप कैसे तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर सकते हैं? हमें आज अपने यूथ को ना सिर्फ मेन स्ट्रीम करना है, जदीद तालीम से आरास्ता करना है, इसी तरीके से इसको जो है नए दौर के तकाजों के मुताबिक तरबियत देनी है। इसके लिए
टेक्नोलॉजिकल एक जो है वो ऐसा एनवायरनमेंट, एक टैक्स ड्रिवन एनवायरनमेंट फराहम करना है कि वो जो सोचता है वो कर सके। ठीक है, सही तो बिल्कुल। फिर जो है तीसरी इसमें जो हमने कम्युनिटी आइडेंटिफाई की है वो ये पाकिस्तान के अंदर सफेद जो परचम के अंदर जो सफेद हिस्सा है वो अकलियतों के लिए, ठीक है, माइनॉरिटीज के लिए। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक बहुत बड़ी तफरीक मौजूद है हमारे मुआशरे के अंदर किसी न किसी वजह से और किसी न किसी सतह पे। इनको जो है माइनॉरिटीज को भी मेन स्ट्रीम करें। ठीक है, बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि मैं अगर अपनी जात की बात करूं कि जब हम खुशी मना रहे होते हैं, जश्न मना रहे होते हैं कि किसी माइनॉरिटी को कोई छोटा सा होता मिलता है, हम उसकी पब्लिसिटी करना शुरू कर देते हैं। उसमें लगता है कि हम बड़े छोटे लोग हैं, शायद अपनी जुबान में अगर मैं बात करूं। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ हमने बहुत ज्यादा एक जैसे सिनफी इम्तियाज था, इसी तरीके से हमने जो है कम्युनिटीज के अंदर भी इम्तियाजी रवैया रखा हुआ है। पाकिस्तान के शहरियों में भी इम्तियाजी रवैया रखा हुआ है। उनको इसका मतलब है कि हम नौकरी भी नहीं दी, उनके लिए यकसा मौके नहीं। तो हमने जो है ये इसके 3 मेन जो है वो अहदाफ रखे हैं कि इन 3 कम्युनिटीज को हम आगे ले जाने के लिए मसावियाना मौके पर हम माशेंगे। अच्छा, इस सिलसिले में मुझे आसिम साहब ये बताइए कि जो आपके जो आपकी जो ये मिनिस्ट्री है, फेडरल मिनिस्टर हैं प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब, ये आपको जो है इनके साथ आपका कैसे कोऑर्डिनेशन रहता है, और जो आप बता रहे हैं ये किस तरीके से आपको फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि आप उनके मैंने सुना ये है कि आप काफ़ी क्लोज उनके काम कर रहे हैं, तो आप उनको थोड़ा सा बताइए क्या उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, किस तरीके से वो फैसिलिटेट करते हैं अपनी मिनिस्ट्री को, आपको किस तरीके से वो चाहते हैं कि भाई जो ख़ास तौर पे जो आपकी कम्युनिटी इंगेजमेंट है उसको कैसे वो चाह रहे हैं कि वो आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी देखा आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी गए, जिसके अंदर कराची यूनिवर्सिटी बड़ी लीडिंग, मैंने देखा आपने यूआईडी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने विजिट किया है, आपने प्रॉब्ली 1 आध 2 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपने और किया है, आप आईसीएमए पाकिस्तान भी आए हैं। तो इन यूनिवर्सिटीज़ को आप किस तरीके से आप ऑन बोर्ड लेंगे, जो कि ऐसा प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब का जो मिशन है उसको कैसे स्ट्रेंथन प्रोवाइड करेंगे, ये इनका क्या प्लान है, आपका यूनिवर्सिटीज़ को कैसे ऑन बोर्ड ले रहे हैं, बताइएगा प्लीज़। अच्छा, इसमें जो पहला हिस्सा है आपका उस हवाले से कि एहसन इकबाल साहब जो है बुनियादी तौर पे ये जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की मैंने बात की, या मैंने जो है वो अभी उड़ान की बात आपने की, विजन 2010 आपको याद होगा, फिर विजन 2025 और उसके बाद आउटलुक 2035 और अभी उड़ान पाकिस्तान, बुनियादी तौर पे दिस इज हिज ब्रेन चाइल्ड। एहसन इकबाल साहब जो है एक मूविंग सोल है इस सारे अमल के पीछे। अच्छा, और ये उन्हीं का विजन है जिसको लेके हम लोग चल रहे हैं, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब भी इस विजन को सराहते हैं और उनकी मुकम्मल तौर पे सरपरस्ती हासिल है। ठीक, ये तो होगी एहसन साहब की बात। और इस वक्त जितना कुछ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन कर रही है या उड़ान पाकिस्तान का जो नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट काम कर रहा है, इन सब को जो है जो पैटर्नेज और जो सरपरस्ती हासिल है वो प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब की है। और आज मैं अगर आपके सामने बैठा हूँ, इधर बात कर रहा हूँ, पूरे वसूख से आपको जो मालूमात दे रहा हूँ, तो इसमें जो है एहसन साहब का दिया हुआ ये एतमाद और भरोसा है। और मैं समझता हूँ कि ये एक पॉलिसी है कि उन्होंने बगैर किसी जाती रिश्ते के, जाती ताल्लुक के मार्केट से एक्सपर्ट्स हायर किए, और जिन्हें वो हायर नहीं कर सके उन्हें हमेशा वो ऑन बोर्ड करते हैं और उनसे मुशावरत एक मुसलसल अमल के जरिए जारी रहती है। आपने देखा होगा कि एहसन साहब जो है कई मरतबा कराची तशरीफ ले आए, यहाँ पे कभी तो उनकी किसी एक शोबे के एक्सपर्ट से बात हो रही है, कभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आ रहे हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि उन्हें दावत दी गई और वो आए। मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि बहुत सारे मौकों पे वो हमें कहते हैं कि मुझे फलां कम्युनिटी से मिलना चाहिए, वो पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ कर रही है, इनका ग्लोबली भी इनका ये किरदार है और ये कंट्रीब्यूशन है, तो लिहाजा इनसे रब्ता करके तो हम इनसे मिले। तो वो जाती तौर पे जाते हैं। यूनिवर्सिटीज की बात अगर करें तो यूनिवर्सिटीज हायर एजुकेशन कमीशन का जो बजट था, आपने देखा कि एहसन इकबाल साहब पिछले दौर में मैं जिनका चश्मदीद गवाह हूँ उसकी बात, जी बिल्कुल, 2013 से 2018 तक वो वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी रहे, ठीक है, बीच में चंद माह के लिए वो इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे। तो एहसन साहब की सारी तवज्जो जो है हायर एजुकेशन को प्रमोट करने पर थी। उन्होंने एक तो इसका बजट 3 गुना बढ़ाया, ठीक, और फिर अभी आए तो भी उन्होंने जो बजट में कट लगाए गए थे, इतने नामसाद हालात के बावजूद कि मईशत आपकी तकरीबन उसका ये हाल था कि मुल्क मईशत कहते हैं ना तबाहाल, वो बाकायदा तौर पे
पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला था। तो उस वक्त भी उन्होंने हायर एजुकेशन को याद रखा और हायर एजुकेशन कमीशन का बजट उन्होंने 2.5 गुना या 3 गुना समझे कि दोबारा कर दिया, और उसके लिए उन्होंने प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स उनको बनाने के लिए कहा, और उसको वो अब लेके चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनका जो जाती तौर पे इस हवाले से कंट्रीब्यूशन है आला तालीम के लिए, बहुत सारे लोग तनकीद भी करते हैं। एक तनकीद आमतौर पर ये की जाती है कि जी प्राइमरी की जो तालीम है पाकिस्तान के अंदर, इस पे तवज्जो नहीं है, आप हायर एजुकेशन में कर रहे हैं। तो इसका जवाब बड़ा सादा है कि 18वीं तरमीम के बाद जो सूबे हैं उनके पास बुनियादी तालीम का शोबा है, हत्ता कि हायर एजुकेशन भी उन्हीं के पास चला है। तो हम लोग जो है स्कूलों की हद तक तो मुदाखलत नहीं कर सकते, लेकिन हम पॉलिसी इंटरवेंशन कर सकते हैं हायर एजुकेशन की हद तक, तो वो हम कर रहे हैं। इसी तरीके से प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया गुज़िश्ता दौर में, चलो स्कूल, और वो क्या था कि 25,000 बच्चे जो अब तक, इतनी बड़ी आपकी तादाद, 25 लाख बच्चे जो कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, सॉरी 25 मिलियन, 2.5 करोड़ बच्चा जो है इस वक्त आउट ऑफ स्कूल है, वो स्कूल नहीं जा रहा। उसके लिए भी हमने जो है एक खतीर रकम मुख्तस की है, जिसमें जो है वो हम सूबों को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि वो बच्चों को अगर कैंपसेस का मसला है या दीगर सहूलियात का मसला है, असातिज़ा का मसला है, तो उसको लेके आए। हम बैनुल अक़वामी इदारों के साथ भी वफाकी हुकूमत खुद भी कोऑर्डिनेट कर रही है, उन्हें भी करा रही है, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। और फिर हायर एजुकेशन के हवाले से इतना बड़ा मैं समझता हूँ कि काम हुआ है कि आम तौर पे यूनिवर्सिटी की तालीम, एक मेरे जैसे इंसान, जहाँ के मेरा ताल्लुक एक बहुत ही पसमानदा जिला से है, जहाँ पे हमें तालीम हासिल करने के लिए मुझे इस्लामाबाद आना पड़ा, मेरे भाई को फैसलाबाद जाना पड़ा, इसी तरीके से कुछ लोग लाहौर जाते हैं, कुछ लोग कराची आ जाते हैं, देखते हैं पहले कि जी नियर बाई एरिया कौन सा है, फिर देखते हैं फीस कहाँ की अफोर्ड हो सकती है। तो ये सारा उन्होंने, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा उनका कारनामा, और अगर हम समझें कोई इसे बुरा मतलब न ले, तो ये एक एहसान भी इस लिहाज से है, जहाँ लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, और ऐसे क्रिस्पी किस्म की बात करते हैं कि फौरी तौर पर तालीम बन जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म उसका असर ना हो। प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान का जो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, उस पे या तो एक यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की वफाक के सूबों के तहत, या फिर उन्होंने जितनी नियर बाई यूनिवर्सिटी थी, कोई टॉप की यूनिवर्सिटी, उसका कैंपस खुलवाया। और आप देख लें कि बलोचिस्तान के बड़ जैसे इलाके के अंदर भी, गवादर में भी, मुख्तलिफ जगहों पे न सिर्फ ये कि यूनिवर्सिटियों का ऐलान किया गया, अमली तौर पर यूनिवर्सिटियां कायम की गई, उनके लिए फंड रिलीज किए गए। और मैं फिर कहता हूँ इंतहाई नामसाद मुआशी हालात के बावजूद न मुख्तबे सूरत हाल है, लेकिन इसके लिए आज भी पैसे जारी हो रहे हैं। इसी तरीके से जो है वो तालीमी इदारों को नए रुझानात से और उनको मॉडर्नाइज करने के लिए हमने जो है 8 के करीब सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कायम किए वफाकी हुकूमत ने खुसूसी फंडिंग के जरिए। और वो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो है मुल्क के 4 सूबों के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहे हैं। और अभी हम जो है आने वाले दिनों में सोशल कोहिजन का एक जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसमें हम लोग जो है मुख्तलिफ इनक्यूबेशन सेंटर्स, वो भी जो यंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उसको उनको प्रमोट करने के लिए। तो ये हमारे इकदाम। इसमें आसिफ साहब ये भी बताइए थोड़ा सा कि मैं चाहूंगा कि आप उन तक हमारी बात पहुंचाएं, प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब तक, कि जो उनकी एफर्ट है हायर एजुकेशन के हवाले से, तो आप, क्योंकि आप लोग चाहते भी हैं कि भाई जो वो है टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा ग्रो करे, तो इसमें जो हमारे जो यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं उनको डेवलप करने के लिए भी जो है कुछ इनिशिएटिव्स लें, ताकि वो भी, जब वो उस्ताद अगर टेक्नोलॉजिकली जो साउंड होगा तो वो अच्छा डिलीवर कर सकेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारी बात जो है उन तक पहुँचाएं, और कि जितने भी यूनिवर्सिटी के जो टीचर हजरात हैं जो कि वो टेक्नोलॉजी में अब जो चाहते हैं कि भाई वो आगे बढ़ें, तो उनको उस तरह से वो फैसिलिटेट करें, या सूबों को भी कहें और खुद भी करें, जिस तरह से भी अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि भाई ये आगे बढ़े, परवान चढ़े पाकिस्तान, और हमारी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जिस तरह से अभी गवर्नमेंट इनको जिस तरह से प्लानिंग के साथ चल रही है, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं।
اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں چاہوں گا کہ فائنل عاصم صاحب، میں چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے ناظرین اور سامعین کو تو اوور ٹو یو پلیز. بہت شکریہ آپ کا، اتنا اچھا اتنے ہم نے یہاں پہ بیٹھک رکھی میں کہوں گا، اور بہت اچھی گفتگو ہوئی. آپ کے سوالات تھینک یو. بجائے خود بہت پرمغز تھے، اور مجھے بھی اس حوالے سے جو بہت بہت شکریہ. کچھ بات کرنے کا موقع ملا. تھینک یو. اصل بات جو ہم سب کو ذمہ داری کے ساتھ وہ طے کرنا ہے وہ یہ کہ پاکستان ہم سب کا ہے. انشاءاللہ. پاکستان کسی ایک سیاسی جماعت کا یا کسی خانوادے کا نہیں ہے. بہت خوبصورت بات بولی. پاکستان ہم سب کا ہے. ہم سب نے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے، اسے گرو کرنے کے لیے، اس کی گروتھ میں اضافہ کرنے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے. اور ہم عام طور پہ تنقید کرتے ہیں، ہم لوگ منفی سوچتے ہیں. ہمارا جو ہے وہ اسی وجہ سے ریاست کے ساتھ تعلق کمزور پڑ رہا ہے. ہمیں پاکستان کے ساتھ جہاں وفادار رہنا ہے، ہم سب وفادار ہیں الحمدللہ، وہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ میرا حصہ کیا بنتا ہے. جیسے اقبال نے کہا کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو ہم سب آئیں مل کر اپنے اپنے حصے کی شمع جلائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اگر جو وہ 24 کروڑ عوام پاکستان کی جس طریقے سے آج بھارتی حملے کے جواب میں سیسا پلائی دیوار بن چکی ہے، اور جس طریقے سے اتحاد اور یگانگت کا مظاہرہ آ رہا ہے دیکھنے میں، اسی طریقے سے ہمیں ترقی کے لیے بھی کمر بستہ ہونا ہوگا اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. ملک میں ہم ایمرجنسی نافذ کریں تو اس چیز کی کریں کہ ہم نے کوئی بھی وسائل ضائع نہیں کرنے، ہم نے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. سب سے بڑی ایمرجنسی اس وقت جو ہے وہ ٹائم کے حوالے سے ایمرجنسی نافذ کرنے کی ہے، اپنے اپنے ذات کے اوپر بھی اور اپنے اداروں کے اندر بھی. چاہے میں نجی شعبہ چلا رہا ہوں، چاہے میں سرکاری شعبے کے اندر ذمہ دار ہوں، تو مجھے اس وقت کی ایک ایک لمحے کی قیمت کا احساس ہونا چاہیے. ٹائم از گولڈ، ٹائم از منی، اور یہ وقت ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے. ہم نے من حیث القوم بہت زیادہ وقت ہے. اگر میں کہوں 47 میں پاکستان آزاد ہوا، اور اب جو ہے 2047 آنے والا ہے. تو آپ دیکھ لیں آج کتنا وقت باقی رہ گیا. 2025 22 سال رہ گئے. 78 سال ہم نے جو ہے ابھی ہم وہی بنیادی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے زراعت کو کیسے ترقی دینی ہے، ہم نے تعلیم کو کیسے ترقی دینی ہے، ہم نے آؤٹ آف سکول چلڈرن کا مسئلہ کیسے حل کرنا ہے. ہم جو ہے وہ اس بات پہ بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ تعلیمی جو کیمپسز ہیں یونیورسٹیز کے ضلع کی سطح پہ آنے سے معیار تو نہیں گر جائے گا. کس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں؟ اب تو جو ہے وہ دنیا میں تعلیمی اداروں کی بھی مشروم گروتھ ہو رہی ہے، اور وہاں پہ ٹیچر ٹریننگ کی آپ نے بات کی، وہ بھی ایک آٹومیٹک پروسیس کے ذریعے، نیچرل پروسیس کے ذریعے وہ بھی ہو جاتی ہے. اکیڈمیز بڑی اسٹیٹ آف دا آرٹ قائم ہو رہی ہے. اسی طریقے سے ٹیکنالوجی کی جو ٹریننگ ہے وہ بھی آپ کی مٹھی میں پام کے اندر ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم اپنی سوچ کو ایڈوانس کریں، ملک تب ایڈوانس. بہت شکریہ عاصم صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے میرے پروگرام میں آ کے میرے پروگرام کو رونق بخشی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی جو گفتگو رہی ہے میرے ساتھ وہ میرے ناظرین کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ٹاک پسند آئی ہے، ہمارا پروگرام پسند آیا، تو اس کو پلیز لائک، شیئر، اور اس کو آپ جتنا ہو سکتا ہے وائرل کریں، کیونکہ بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے. اور ویسے تو عموماً میں اپنے پروگرام کا اختتام پاکستان زندہ باد سے کرتا ہوں، لیکن کیونکہ ابھی جو ہمارا جو صورتحال چل رہی ہے اس میں ہمارے پاک فوج کو جو ہے ایک موریل کی بہت ضرورت ہے، اور ہماری دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. میں چاہوں گا کہ جو جوان اس وقت پوسٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، ان سب کو میں چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اپنے حفظ امان میں رکھے. اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے اس پروگرام کا جو خاص میں اختتام کروں گا وہ کروں گا پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد.